हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सब अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बड़े भाई साहब। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर पहले से ही मैंने सेंड कर रखा आपको। तो बड़े भाई साहब जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से स्लाइड वगैरह करके आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर मुहावरे भी मैंने अंडरलाइन किए थे। और बीच बीच में जो प्रश्न उत्तर थे, छोटे छोटे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो प्रश्न उत्तर बनते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये जो चैप्टर कर रहे हैं अपन, जो मेरा सेकंड वीडियो और बनाऊंगी मैं, और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर वाला वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, जिसमें सारे प्रश्न उत्तर और बोर्ड में कब कैसे पूछे गए हैं वो भी इसमें मैंने सारा इंक्लूड किया है, कि किस सन में कौन सा आया था या किस ईयर में कौन से प्रश्न आए थे, या अब किस तरीके से आने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं प्रश्न उत्तर करूंगी, तो मैं वैसे वैसे आपको उसके बारे में और बताती जाऊंगी। तो बड़े भाई साहब में वही कि मतलब किस तरह से बड़े भाई साहब की कहने के अकॉर्डिंग फिर वो छोटा भाई है, थोड़ा बहुत पढ़ने लगता है, और कक्षा में किस तरीके से वो प्रथम आ जाता है, या फर्स्ट क्लास फर्स्ट तरीके से, मतलब फर्स्ट पोजीशन से वो पास हो जाता है। और लास्ट में वो, पहले तो स्टार्टिंग में तो बड़े भाई साहब की जो भी बातें हैं वो उनको बहुत बुरी लगती है, लेकिन लास्ट में वो बड़े भाई साहब की नसीहत को और उनकी सारी बातों से वो सहमत हो जाता है, और अपने भाई के प्रति उसके मन में वो है जो श्रद्धा भावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर के लिए देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, हम मौखिक और सारे जो भी है सारे प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। तो उससे पहले फ्लो चार्ट अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट से हमारा थोड़ा सा एकदम से पूरा चैप्टर एकदम से रिवाइज हो जाएगा। तो दो कैरेक्टर थे इसके अंदर मेन, एक तो थे छोटे भाई और एक थे बड़े भाई साहब। तो छोटे भाई साहब के बारे में, कि छोटे भाई साहब खेल कूद पतंगबाजी का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। मतलब वो खेलना कूदना और पतंग उड़ाते रहते थे। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो पतंग उड़ाने में पूरा दिन है वो हमारा बर्बाद कर देते थे। मैदान की सुखद हरियाली, मतलब मैदान की सुखद हरियाली उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। ठंडी हवा के झोंके, मतलब जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी वो भी उनको बहुत अच्छी लगती थी। इस कारण वो बहुत बार टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन टाइम टेबल की वो उपेक्षा कर देते हैं, मीन्स वो इग्नोर कर देते हैं टाइम टेबल को और उसको फॉलो नहीं करते। बड़े भाई साहब के प्रति सम्मान का भाव तथा मन में उनसे डर की भावना, मतलब लास्ट में वो किस तरीके से बड़े भाई साहब के प्रति वो थोड़ा सा मन में करता है कि बड़े भाई साहब बार बार मुझे डांटते रहते हैं, क्यों डांटते हैं, भाई साहब को ये सुना दूं वो सुना दूं, वो मन में सोचता रहता है। लेकिन लास्ट में वो भाई साहब के व्यवहार से या उनकी जो बातें हैं उसको सही समझने लग आ जाती है। फिर बड़े भाई साहब की नजर बचाकर खेलकूद तथा पतंगबाजी का शौक पूरा करना, लेखक स्पेशली क्या करता था, भाई साहब से नजर बचाता था, और पतंगबाजी का और खेलकूद का उसको बहुत ज्यादा शौक था, और वो ही वो पूरा करता रहता था। अब आते हैं हम बड़े भाई साहब की तरफ। अब बड़े भाई साहब कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आपको वैसे थोड़ा थोड़ा पता होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। स्वभाव से अध्ययनशील, अध्ययनशील का मतलब होता है पढ़ने वाले, पूरे टाइम पढ़ते रहना ये सब। होने पर भी पढ़ाई के प्रति गंभीरता का निर्वाह करना तथा तरह तरह के उदाहरणों द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना। कब सिद्ध करते थे, छोटा भाई जब समझता नहीं था तो बहुत सारे उदाहरण के द्वारा वो अपने छोटे भाई को हर बात समझाने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है, छोटा भाई छोटे भाई की निगरानी के जन्म सिद्ध अधिकार का भरपूर उपयोग। अब देखो, बड़ा भाई था तो छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी बड़े भाई पे होनी चाहिए, तो उनको ये हक था। और फिर जन्मसिद्ध अधिकार का भरपूर उपयोग, और छोटे भाई को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को समझाना। उन्होंने कहा था ना कि किताबी ज्ञान से ज्यादा हमारे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव। अनुभव से जो कुछ हमने सीखा वो सब, तो व्यवहारिक नॉलेज को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। छोटे भाई के समक्ष अपनी आदर स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील थे, पूरे टाइम प्रयास करते रहते थे। और फिर एक, मतलब वो चाहते थे कि मैं बड़े भाई साहब चाहते थे हमेशा कि छोटे भाई के लिए एक आदर्श बनूं, एक उदाहरण प्रस्तुत करूं, मैं अच्छा रहूंगा तो छोटा भाई अपने आप सारी बातें अच्छे से सीखेगा। एक आदर्श के रूप में स्वयं के प्रति स्थापित करने के चक्कर में अपनी बाल सुलभ प्रवृत्तियों का दमन करना, मतलब एक अच्छी इमेज, छोटे भाई की नजर में बड़े भाई की अच्छा इमेज बनाने के चक्कर में उसने अपना बचपन है वो पूरा ही साइड में कर दिया, और बहुत अच्छा बनने की वो प्रयास करता रहता। फिर ये था माइंड में, इससे आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर है वो याद हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है मौखिक में,
मौखिक वाले सीधा पहले वाले करने, 25 से 30 शब्दों के जो उत्तर है वो, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा, फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और वो इस टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाया। या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे अथवा लगाया, मीन्स और अपन इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं, छोटा भाई टाइम टेबल क्यों बनाता था, उसकी खास विशेषता बताओ। टाइम टेबल क्यों बनाता था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, संकेत बिंदु दे रखे, कीवर्ड दे रखे हैं, ताकि इससे क्या होगा, आप लोगों को उत्तर बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सुबह 6 से रात के 11 बजे तक टाइम टेबल बनाया, खूब जी लगाकर पढ़ाई करना, शिकायत का मौका नहीं। फिर फोर्थ वाला पॉइंट है, खेल को स्थान नहीं, खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं दिया। और मैदान की उसको हरियाली, हवा के झोंके, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये सारी चीजें उसको किस तरीके से आकर्षित करती है, ये अब आएगा हमारे उत्तर में। टाइम टेबल बनाते समय छोटे भाई ने सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक विभिन्न विषय पढ़ने की बात सोची। उसने क्या सोचा कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा और रात को 11 बजे तक का उसने टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से बना लिया। टाइम टेबल में खेल कूद का कोई स्थान नहीं, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की कि जो बच्चा खेल कूद से प्यार करता है सबसे ज्यादा, और उसी का उसने क्या किया, टाइम टेबल बनाना, मतलब उसने बनाया ही नहीं खेल के लिए। फिर एक बार ये अंडरलाइन कर लो, खेल कूद के लिए स्थान ही नहीं। और सोचा कि भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, लेकिन पहले ही दिन में मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, ये सारी चीजें उसको मतलब पढ़ाई से रोकती थी। कौन कौन सी चीजें थी, सबसे पहला मैदान की जो हरियाली थी, जो अ, हवा के हल्के हल्के झोंके थे, फुटबॉल की उछल कूद, और कबड्डी के दाव पेच, यानी कबड्डी खेलते तो वो जो दाव पेच लगाते हैं, कैसे हमें दूसरे को आउट करना, इस तरीके से वो सारी चीजें, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती के कारण उसका पालन नहीं कर पाता था। टाइम टेबल तो बना था, बहुत सारे विषय का अलग अलग उसने टाइम टेबल बनाया। जब टाइम टेबल के बारे में पूछे कि टाइम टेबल क्या बनाया, तब वो आपको लिखना है, पर जब सीधा पूछे कि वो उसका पालन क्यों नहीं कर पाता था, तो उसका कारण लिखना है कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता था। तो ये सारे कारण है, आप लिख सकते हो इसमें। दूसरा प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिएक्ट किया भाई साहब ने। कब, जब वो भाई, छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलता है और फिर वो बड़े भाई साहब के सामने आता है, तो फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हमें आंसर में लिखना है। तो देखिए, कक्षा में अव्वल आता था, घमंडी हो गया थोड़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल भाई साहब ने दिए, रावण का उदाहरण दिया, शैतान का उदाहरण दिया, हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से शैतान का उदाहरण दिया। फिर नामो निशान, अब वो क्या क्या रिएक्ट करते, कैसे कैसे अपने छोटे भाई को वो समझाते, वो है इसमें। इसमें बच्चों कुछ कुछ जगह थोड़े शब्दों की सीमा ज्यादा भी हो गई है, लेकिन जब प्रश्न आए तो उसमें थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो। उसमें वर्ड लिमिट का नहीं है कि बस 25 वर्ड है, 25 का 30 आप लिख सकते हो। ठीक है, दो चार शब्द ज्यादा होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई जब बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो डांटना शुरू हो जाते हैं और बोले कि इस साल कक्षा में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मतलब तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए, एक बार तुम पास हो गए, तुम्हें लग रहा कि बस बहुत कुछ हो गया, खराब हो गया। उन्हें घमंडी कहकर बताया कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। पढ़ाई का, फिर पढ़ाई का डर दिखाया, भय मीन्स डर दिखाया, रावण का उदाहरण दिया और कहा कि वह तो चक्रवर्ती राजा था। एक उदाहरण दे देना ताकि और अच्छे से आंसर आ जाए। चक्रवर्ती राजा था, मगर घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कि किस तरह से रावण ने घमंड किया और अंत में उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसको पानी तक देने वाला नहीं होता है, तो उसका नामो निशान मिटा दिया। इस प्रकार भाई साहब ने सफलता मिल जाने पर सहज बने रहने का उपदेश दिया कि तुम ठीक है, तुम अव्वल आ गए हो, लेकिन तुम्हें एकदम नॉर्मल रहना है, इस तरह से घमंड नहीं करना है। ये उनको नसीहत देते छोटे भाई को बड़े भाई साहब। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी, मतलब ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो अपने जो मन की जो भी इच्छाएं हैं उसको वो दबा लेते थे। तो संकेत बिंदु है इसमें,
अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। खेलना, पतंग उड़ाने का शौक, छोटे भाई के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते थे। नैतिक कर्तव्य का वो बोध कराना चाहते थे। और इच्छाएं क्यों दबाई, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख रहे हैं। तो देखो, अब इसके लिए हमें आंसर स्टार्ट करना है यहाँ से। थोड़ा सा इसमें मैंने और ऐड किया था बाद में, तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई, अब छोटे भाई, अब यहाँ से ऊपर वाला आंसर आप लोगों को, ये ऊपर वाला यहाँ से कर देना है, ठीक है। तो बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को बहुत कुछ बोलते रहते थे, सिखाते रहते थे। तो बोलते थे कि उनका मन भी करता है कि वो भी खेले, पतंग उड़ाए, तमाशे देखने जाए, मेले तमाशे में जाए, परंतु बड़े होने के नाते वह खुद भी यह चाहते और कोशिश करते कि जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल कायम करे। कि बड़ा भाई जो करेगा छोटा भाई उसको देख के करेगा, तो वो क्या कहता है कि मुझे भी मेले तमाशे देखने का ये सब शौक है, परंतु उसको था कि मैं बड़ा हूं तो मुझे खुद को थोड़ा सही तरीके से रहना, ताकि छोटा भाई मेरे को देखे अच्छी बातें सीखे। तो वो बड़े भाई साहब छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलाना चाहते थे, मतलब सही सलाह उसको देना चाहते थे। तो उसकी तरफ वो प्रेरित करना चाहते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो वह छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। इसलिए वो अपने भाई को समझाते। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। उनको पता था कि मेरा मतलब भाई के प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। इस वजह से वो मन की जो भी इच्छाएं थी वो दबा देते। फिर है अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? मतलब बड़े भाई साहब छोटे को क्या सलाह देते, क्या सलाह मशवरा देते थे और क्यों देते थे, कारण क्या था, वो दोनों लिखना है। तो भाई साहब क्या करते थे, दिन रात पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो कीवर्ड से उनको देखो एक बार, ये पहले वाला कि दिन रात पढ़ना, खेल कूद से दूर, उपलब्धि पर घमंड नहीं, जो जो बातें बताते थे ना वो। राजा रावण का उदाहरण उन्होंने दिया, और नेक इंसान किस तरीके से क्या होता है, और उज्जवल भविष्य की मतलब अपना फ्यूचर ब्राइट कैसे बन सकता है, वो सारी चीजें वो उनको बताते हैं। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि उसे दिन रात पढ़ना चाहिए, खेल कूद से उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ होता है। वो खेल कूद को समय की बर्बादी भी मानते थे कि समय व्यर्थ होता है। अपनी उपलब्धि पर कभी भी घमंड मत करो। उन्होंने क्या कहा कि जो भी तुम्हें उपलब्धि मिले, जो भी तुम्हें कुछ प्राप्त हो, तुम्हें घमंडी नहीं होना है, क्योंकि घमंड तो प्रकांड पंडित चक्रवर्ती राजा रावण का भी नहीं रहा, कि कितना बड़ा राजा था उसका भी नहीं रहा। इतिहास पढ़ना, ज्योमेट्री, अंग्रेजी पढ़ना अत्यंत कठिन है। मतलब ये जो सारे सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा कठिन है, खेलने का समय कहाँ है। आदि बातों की सलाह देकर अपने छोटे भाई को क्या बनाना चाहते थे, नेक इंसान। बड़े थे ना, तो अपने भाई को अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, तथा उसका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते थे। अच्छे फ्यूचर की कल्पना करते थे बड़े भाई साहब, तो छोटे भाई को वो सारी चीजें वो समझाते रहते थे। अब चलते हैं अगला प्रश्न, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? यानी जो छोटा भाई था, बड़े भाई साहब उसके साथ बहुत ज्यादा पोलाइट वे में पेश आते थे, थोड़े नरम थे, तो उसका भाई ने क्या फायदा उठाया वो हमें लिखना है। तो संकेत बिंदु में है अनुचित लाभ उठाया, ठीक है। फिर है भाई का डर नहीं, जब वो पास हो जाते हैं ना तो उनका डर खत्म हो जाता है। खेल कूद में ध्यान देते हैं वो। समय की बर्बादी, पतंगबाजी, समय की बर्बादी किसमें, पतंगबाजी से। मन में झूठा विश्वास कि न पढ़ने पर भी पास हो जाऊंगा। उसके मन में क्या विश्वास था कि जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो भी पास तो मैं हो ही जाऊंगा। तो अब आंसर है, छोटे भाई ने बड़े भाई की नरमी का अनुचित लाभ उठाया, गलत फायदा उठाया। उसे बड़े भाई का डर नहीं रहा, वह आजादी से खेल कूद में जाने लगा, वक्त बिताने लगा। वह अपना सारा समय मौज मस्ती में बिताता, मीन्स खेलने कूदने में बिताता। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा, और उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को भेंट कर दिया। देखो, पहली बार जब पास होता है ना तो पूरे टाइम, और सेकंड टाइम क्या, तो इसमें अलग अलग है। पहली बार जब पास होता है तो गुल्ली डंडा खेलता है, और जब सेकंड टाइम पास हो जाता है और ज्यादा घमंडी हो जाता है, और वो पूरे टाइम पतंगबाजी को वो देता रहता है अपना समय। फिर है लिखित में,
50 से 60 शब्दों वाले, इसमें थोड़ा सा आंसर बड़ा करके लिखेंगे। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? क्या वो प्रथम या फर्स्ट डिवीजन से वो पास होता? इस पे हमें अपने विचार लिखने हैं। तो वापस बोल रही हूँ प्रश्न, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार लिखिए। तो संकेत बिंदु इसके अंदर है, कक्षा में अव्वल नहीं आता, बिल्कुल सही है। भाई की नसीहत तथा लताड़ का असर नहीं। थर्ड, अप्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसपे हुआ ही था। लेखक की चंचलता पर नियंत्रण और पढ़ाई में ध्यान, ये थोड़ा थोड़ा उसमें जो बदलाव हुआ था ना छोटे भाई में, वो सब भाई साहब की डांट की वजह से ही था। तो अब इन संकेत बिंदुओं को उत्तर में हम कर देते हैं। तो अब मेरे विचार से, आप लोगों से पूछा तो आप लिखोगे कि मेरे विचार से ये सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को न मिलती तो वह कक्षा में अव्वल नहीं आता। अव्वल लाना तो दूर, वो पास भी नहीं हो पाता। यद्यपि उसने बड़े भाई साहब की नसीहत और लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, मतलब उसने कुछ नहीं सीखा बड़े भाई साहब की और नसीहत से, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उस पर हुआ ही हुआ। क्योंकि छोटे भाई की रुचि तो खेलकूद में थी, और बड़े भाई की डांट फटकार न होती तो उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता नहीं मिलती। सहायता किससे मिली? जो भाई साहब लेक्चर देते रहते थे, डांटते रहते थे, उसी से उनकी उनको हेल्प मिली छोटे भाई को। और उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा, मतलब बहुत ज्यादा शरारती था, खेल ना करना, तो उस पर थोड़ा सा वो कंट्रोल हुआ। मेरे विचार से बड़े भाई साहब की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, कक्षा में वो फर्स्ट आया। तो बस ये लिखना कि अगर बड़े भाई साहब की डांट नहीं पड़ती तो छोटा भाई कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता। अव्वल लाना तो दूर, वो पास भी नहीं होता। ये जो सब कुछ वो थोड़ा बहुत पढ़ता था, वो सब भाई साहब के डर की वजह से ही पढ़ता था। ठीक है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न में। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया? सबसे अच्छा प्रश्न है, इसको आप इंपोर्टेंट बना सकते हो, या चाहो तो आप स्टार बना के इसको छोड़ दो, मतलब ये आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो जो व्यंग्य किया, मतलब व्यंग्य का मतलब होता है जो जो आक्रोश प्रकट किया या जो गुस्सा प्रकट किया है, उसको हमें बताना है। तो अब हमारी जो तात्कालिक शिक्षा है उस समय की, अभी की नहीं, तात्कालिक मीन्स अभी का, जो उस शिक्षा थी, और अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि तात्कालिक शिक्षा बाल केंद्रित नहीं, अभी की जो पढ़ाई है अपनी, ठीक है, क्योंकि बड़े भाई साहब ने जो लिखा वो उसी के सही, कि अभी की जो पढ़ाई है वो बाल केंद्रित नहीं है, बच्चों से रिलेटेड नहीं है, रचनात्मकता का विकास नहीं, मतलब कुछ करके करने का इसमें कुछ नहीं है, बस रटना है, रटने पर जोर दिया जाना, बस पूरे टाइम रटते रहो, बचे प्रश्नों के उत्तर रटते रहो, जो भी चीजें हैं वो रटते रहो। व्यवहारिक ज्ञान से संबंध नहीं, जीवन से संबंधित इसमें कोई सीख नहीं, व्यवहारिक नॉलेज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इतिहास, लंबे चौड़े निबंध लिखने पड़ते हैं, जैसा बताया था कि कैसे लंबे चौड़े निबंध, और फिर लास्ट में लिखते हैं कि शॉर्टकट में लिखो, समय की पाबंदी पर जो लिखता। शिक्षा लाभदायक कम और बोझ ज्यादा, मतलब वो प्रॉफिट तो हमें कम दे रही है, फायदा हमें कम दे रही है, और उसका कोई मतलब नहीं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हम पूरा एक साथ मिला देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा लिखा हुआ है, और जब याद करो तो इसको थोड़ा पहले अच्छे से याद कर लेना। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स बना के तुम्हें दिए हैं, सब लोगों को दिए हैं। तो सब लोग अच्छे से पढ़ना, पहले चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना, चैप्टर क्लियर होगा तभी आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो वापस प्रश्न की तरफ आते हैं अपन, उत्तर। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा यानी पूरी शिक्षा के अनेक तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है, आक्रोश, गुस्सा प्रकट किया है। तत्कालीन शिक्षा बाल केंद्रित नहीं है, बच्चों पर केंद्रित नहीं है, शिक्षक रटने पर जोर देते हैं कि तुम्हें ये सब रटना है बस। इससे बच्चों की रचनात्मकता का सही विकास नहीं हो पाता, बच्चा कुछ सीख नहीं पाता, सिर्फ रट के ही रह जाता है वो, और रट्टू तोता बनकर रह जाता है। तोता मतलब तोता बोलता रहता है ना, उसको दो शब्द रटा दिए जाते तो वो बोलता रहता है, वैसे ही बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। रट्टे का चलन इतना अधिक था कि अंक लाने के लिए बच्चों को किताब का एक एक अक्षर रटना पड़ता था, एक एक वर्ड उनको रटना पड़ता था, अभी भी रट रहे हैं। उन दिनों पाठ्यक्रम, उन दिनों, अब अपना अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो भी ऐसा ही है फिलहाल। तो उन दिनों पाठ्यक्रम भी इतना बोझिल, मतलब इतना मिक्सअप हर चीज, और
बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत सारी चीजें जिनका मतलब नहीं है वो भी उसके अंदर थी, तो बहुत ज्यादा बोझिल था कि बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते थे, इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता था क्या क्या चीजें हैं। ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने, वो जो शिक्षा थी क्या करती थी, अंग्रेजी बोलने रटने पर जोर देती थी। इनका व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं था। अलजेब्रा, ज्योमेट्री निरंतर अभ्यास के बाद भी गलत हो जाते थे। मतलब इतना पढ़ते सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये क्या क्या, अलजेब्रा ज्योमेट्री निरंतर अभ्यास, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करते, लेकिन फिर भी वो क्या है, गलत हो जाते। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देश के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता, यानी अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरे देशों की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ना पड़ता है। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखने पड़ते हैं, बड़े बड़े भाषण लिखने पड़ते हैं। ये अतः लेखक के अनुसार समुचित शिक्षा लाभदायक कम और बोझ ज्यादा है। मतलब फायदे ज्यादा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये शिक्षा व्यवस्था पे जो भी बड़े भाई साहब ने बताया वो सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? जीवन की समझ या जीवन को हम कब अब हम अच्छे से समझने लगते हैं? तो इसमें संकेत बिंदु है, अनुभव रूपी ज्ञान से। पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे, मतलब जो किताबों में लिखा है वो अपने जीवन में उसको अपनाए, हम क्या क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग हम बने, वो चीज है। अम्मा दादा हेड मास्टर जी का एग्जाम्पल दिया जाता है। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ, मतलब जो जिस इंसान को जीवन में अनुभव होता है उसको ज्यादा समझ होती है। परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम, मतलब जो जो सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना, ये। फिर अनुभव पढ़ाई से महत्वपूर्ण, अनुभव, अनुभव में समझते हो जो एक्सपीरियंस होता है वो पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण। जीवन को संवारा जा सकता है, जीवन को कैसे संवारा जा सकता है? अनुभव से, समझ के चीजों को। अब ये है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है। अंडरलाइन कर दो, बहुत अच्छा वर्ड है। किससे आती है? अनुभव रूपी ज्ञान से। तो अनुभव रूपी और ज्ञान से आती है जीवन की समझ, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तक के ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाता है, यानी हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी चले जाते हैं, लेकिन ये पुस्तकीय ज्ञान अनुभव से उतारे बिना अधूरा है। जब तक हम इन पुस्तकीय ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अगर हम अपनाते नहीं है, तब तक ये किताबी ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। इसके लिए उन्होंने किस किसके एग्जाम्पल दिए? अम्मा दादा हेडमास्टर जी का उदाहरण भी दिया कि वे पढ़े लिखे न होने पर भी हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेते थे। हर समस्या का समाधान क्या करते थे? वो इजीली कर लेते थे। और अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है, वे हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अब देखो, जीवन में जो इंसान है अनुभवी होता है, वो बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, उसको अनुभव होता है तो वो बहुत सारी चीजें सीख लेता है, बाकी लोगों को भी वो सिखाता है। तो जब तक हम जो हमारा अनुभव है उसको जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा जो अनुभव है वो अधूरा होगा। फिर उसके बाद है, अनेक बार अनुभव पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने बताया। और जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। किससे? अनुभव रूपी ज्ञान को जब हम व्यवहार में अपनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा जाता है, समझा जाता है, अपनी लाइफ को हम और अच्छा बना सकते हैं। ये सब उन्होंने भाई साहब ने समझाया। फिर अगला प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? मतलब पहले तो देखो, वो जब पास होता है उसको घमंड आता है और कहता है कि मन में सोचता है कि बड़े भाई साहब को मैं कुछ लूं, आड़े हाथों लूं, कुछ ना कुछ कहूं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि भाई साहब के प्रति रेस्पेक्ट उत्पन्न हो जाती है उसके मन में? ये प्रश्न है। तो संकेत बिंदु इसके हैं, छोटे भाई पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं, फिर उनको वो डांटते हैं। पास होने का घमंड नहीं करना, ये उनको बताते हैं। उम्र और अनुभव की बातें बताते हैं और अपनी इच्छाओं का दमन, मतलब वो बताते हैं कि किस तरह मैंने अपनी इच्छाओं को का गला घोटा है। और भावपूर्ण, अच्छी लगने वाली, वो उसको सीधे दिल को टच करे, ऐसी बातें वो उनको बताते हैं। तो ये सब
जब सुनता है लेखक, ये सब समझता है, तब वो भाई साहब के प्रति श्रद्धा या रेस्पेक्ट उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर हमारा ये है। एक बार जब छोटा भाई पतंग उड़ा रहा था, तब बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। पतंग उड़ा रहा था पूरे टाइम, सुबह से शाम तक पतंग उड़ा रहा था, बड़े भाई साहब उसको पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे डांटा और समझाया कि पास होने पर घमंड नहीं करना है, मतलब घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्होंने बताया कि भले ही पास होकर उनसे भी बड़ी कक्षा में क्यों न आ, उन्होंने कहा कि देखो, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम अगली बार भी पास हो जाओगे, हो सकता है तुम मेरे से आगे भी आ जाओगे, ठीक है। तो तुम मेरी कक्षा में आगे क्यों ना आ जाओ, किंतु उम्र और अनुभव में उनसे पीछे ही रहोगे। मतलब मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं तो मैं तुमसे आगे ही रहूंगा, अनुभव में तुमसे ज्यादा, मतलब होता है कि उम्र में ज्यादा है, अनुभव उनको ज्यादा है, तो मैं तुमसे आगे ही रहूंगा। साथ ही उसे यह भी बताया कि सही राह पर चलाने हेतु उन्होंने अपनी कितनी इच्छाओं का दमन किया। मतलब बहुत सारी उस भाई साहब की जो इच्छाएं थी, बड़े भाई साहब की, उनका उनको उन्होंने साइड में रखा, ताकि मैं अगर अच्छा रहूंगा तो मेरा छोटा भाई मुझे देख देख के बहुत अच्छा बन जाएगा। तो उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन किया, मतलब कंट्रोल किया अपनी इच्छाओं पे। अतः अपने भाई की ये भावपूर्ण बातें, मतलब ऐसी अच्छी फील कराने वाली बातें जब उन्होंने सुनी, तो मन में बड़े भाई साहब के प्रति क्या हो गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, रेस्पेक्ट उत्पन्न हो गई। अब है बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं। बड़े भाई साहब कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बोर्ड में जब आप आंसर लिखो, पॉइंट्स में नहीं लिखना है, एज अ पैराग्राफ में आपको सारा आंसर लिखना है। सिर्फ मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आपको पता रहे कि अध्ययनशील जब आए तो क्या लिखना है, या उपदेश कला में निपुण थे, परफेक्ट थे, तो क्या लिखना है। तो बड़े भाई साहब बहुत ज्यादा परिश्रमी थे, हार्डवर्क करते थे। वह दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे, पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका ये जो भी खेल वगैरह थे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उपदेश कला में निपुण, लेक्चर देने में एकदम परफेक्ट। वे हमेशा अपने भाई को सही सलाह देते थे, जिससे वह प्रोत्साहित होता था, उससे अच्छा काम करने की नसीहत हमेशा देते रहते थे। फिर है उत्तरदायित्व की भावना। अब देखो उत्तरदायित्व कैसे थे वो, उनमें अपने भाई के प्रति उत्तरदायित्व की भावना थी, इसलिए वह समझदारी से रहते थे और अपने भाई को गलत मार्ग पर जाने से रोकते थे। बड़े थे तो जिम्मेदारी थी ना कि अपने छोटे भाई की देखभाल करें। अनुभवी अनुभवी थे लाइफ में, वे बड़े थे और उनमें जीवन का ज्यादा अनुभव था, किससे, छोटे भाई से। और उन्हें सही क्या है, गलत क्या, उसकी उनको पहचान थी। फिर थे वाकपटु, मतलब बोलने में उपदेश कला में निपुण थे, उसी से मिलता जुलता पॉइंट है वाकपटु। वे वाकपटु, वाक कला में निपुण थे, इसी कारण वे जो भी बोलते छोटा भाई उसे मान लेता था, जो भी कहते उसको वो अच्छे से मान लेता। ये प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया कि बड़े भाई साहब की क्या क्या विशेषताएं थी। उसके बाद आते अगले प्रश्न की तरफ। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्टार बना सकते हो, ठीक है। तो संकेत बिंदु है इसके अंदर, एक बार प्रश्न वापस बोल देती हूँ। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा। तो संकेत बिंदु है जिंदगी के अनुभव को महत्व, परीक्षा पास कर डिग्री लेना ही महत्वपूर्ण नहीं, बुद्धि का विकास, हमारे दिमाग का विकास होना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है, जीवन मूल्यों को समझना और अनुभव होना जरूरी। ये सारे संकेत बिंदु है, कीवर्ड्स है। अब ये आंसर है। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण माना। क्यों? क्योंकि किताबें पढ़कर महज इम्तिहान पास कर लेना, इम्तिहान मीन्स एग्जाम पास कर लेना, डिग्रियां ले लेना या डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है बुद्धि का विकास, कि हमारे दिमाग का विकास कितना हुआ, हमारी बुद्धि कितना अच्छे से काम कर रही है, वो है। तथा जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हैं, हमारे जीवन मूल्य क्या है और उनको हम किस तरीके से उनका पालन कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता, मतलब जीवन सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, ये सारी चीजें, इन्हें समझना और परखना आवश्यक है। इन सारी चीजों को समझना बिल्कुल आवश्यक है या बहुत जरूरी है।
इसलिए हमारी जिंदगी का अनुभव जितना सुंदर, सहज और व्यवहारिक होगा, उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा कि जिंदगी में जो अनुभव है, जो चीजें हमने अनुभव की है, उनके प्रति क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किनसे? किताबी ज्ञान से। फिर है अगला प्रश्न, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो दे रखे हैं और फिर पूछेंगे कि किन किन अंशों से या जो जो लाइन्स है उनसे हमें कहाँ क्या पता चलता है। तो पहला है, छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता था। ये हमें कैसे पता चलता है कि वो बड़े भाई का सम्मान करता था? तो पतंगबाजी के समय, जब पतंगबाजी के समय बड़े भाई साहब ने समझाया कि वह बड़ा है, वह गलत राह पे नहीं जाने देगा। छोटे भाई को क्या बोलता है कि तुम गलत राह पे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देंगे। और फिर कहता है कि अगर तुम बेराह चलोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, मैं पिटाई भी कर सकता हूँ तुम्हारी। वो बहुत सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर भाव उत्पन्न हो गया। मतलब पहले हमने जो बड़ा आंसर लिखा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करके लिखना, बातें वो सेम होगी। ऐसा नहीं है कि प्रश्न को अगर घुमा के पूछा जाए तो उसका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, प्रश्न को वो अलग अलग तरीके से पूछते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, मतलब उनको लाइफ के प्रति जो अनुभव है वो अच्छा है। कैसे? बड़े भाई साहब को जिंदगी का अनुभव है, वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई और कुशलता से परिवार का पालन किया है। कि दादा ने किस तरीके से पैसे कमाए हैं, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण किया, कैसे अपनी फैमिली की टेक केयर की है। उन्होंने छोटे भाई को समझाया कि तुम अपने हेड मास्टर को देखो, और उनके पास डिग्री है। जो हेडमास्टर साहब थे, नाम ही देखिए, हेडमास्टर थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। लेकिन उनके घर का इंतजाम जब बूढ़ी माँ ने संभाला तो घर का काम बहुत अच्छे से चलने लगा, पैसों की बचत होने लगी। तो ये सब क्या था? माँ को हेडमास्टर साहब से ज्यादा अनुभव था। फिर है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा था, मतलब भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा टाइप वो थे। तो ये पता कब चलता है? तो इसमें है, एक समय जब लेखक पतंग उड़ा रहे थे तो संयोग से उसी वक्त वहां पे एक पतंग, कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब की हाइट बहुत ज्यादा थी, लंबे थे। उन्होंने उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। और भाई साहब, वो छोटे वाला भाई है, वो भी पीछे पीछे दौड़ा। ये पूरी बात हमें नहीं लिखनी है कि वो क्या करते थे। वो भाई साहब जब समझा रहे थे ना, तब की बात है, लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ में, कि पतंग वहां से आती है तो वो उसको मतलब उसको लेने के लिए वो दौड़ते हैं। फिर है अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे। ये कहाँ से पता चलता है या कहाँ पे हमने पढ़ा है? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज्यादा खेलने के लिए डांटते थे, उसका भला चाहते थे, सही गलत की उसे बातें बताते थे। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और कक्षा में अव्वल आए, प्रथम श्रेणी से वो पास हो जाए। फिर है, निम्नलिखित के आज से स्पष्ट कीजिए। आज से मतलब कहाँ कहाँ पे वो जो चीजें आई है। इम्तिहान पर आज से स्पष्ट कीजिए, बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको भी स्टार बना सकते हो। ठीक है, इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि पूछा गया था पहले भी, कि एग्जाम पास कर लेना ही बड़ी चीज है या असल चीज है बुद्धि का विकास, हमारे दिमाग का विकास कितना हुआ, ये हमें समझाना है। तो इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास तो हो सकते हो, परंतु जीवन के प्रति अनुभव और बुद्धि के विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है, चीजों को देखता है, समझता है, तब बुद्धि का विकास होता है। इसलिए इम्तिहान पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? अनुभव होना, व्यक्ति और बुद्धि का विकास होना। मतलब होता है ना कि हम करके देखते हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें करके देखते हैं वो हमें ज्यादा सिखाती है, ना कि रट रट के कोई चीजें हैं वो हमें ज्यादा सिखाती है। फिर है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मुंह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। देखो,
मौत और विपत्ति के बीच आदमी, जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर में समझाया था, जो मैंने पहले वीडियो दिया उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक इंसान है, मरने वाला होता है, लेकिन परिवार का जो मोह है, परिवार के प्रति जो उसका मतलब खिंचाव है, या अपनी जमीन जायदाद के प्रति खिंचाव है, या उसकी बहुत सारी इच्छाएं उनकी तरफ रहता है, मर रहा है लेकिन फिर भी रहता है। तो ये भाई साहब क्या बता रहे हैं कि मुझे भाई साहब को इतना डर लगता और वो मुझे बहुत ज्यादा डांटते, लेकिन फिर भी मैं खेल कूद को इग्नोर नहीं कर पाता, उसका तिरस्कार नहीं कर पाता, उसी को हमें समझा के आंसर में लिखना है। तो देख इसमें क्या है, इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार आदमी मौत जैसे सत्य को, मतलब पता ही है कि मौत आनी है, को देकर इंसान माया मोह रूपी बंधनों में जकड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार लेखक भी बड़े भाई साहब की डांट खाकर भी खेलने जाता है। खेलना कूदना उसका रुकता नहीं है। खेल से ज्यादा लगा होने के कारण भी भाई साहब की तरह तरह की डांट फटकार वो सह लेता था। डांट फटकार मतलब डांट। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, उत्तर भी सही है इसका। बुनियादी पुख्ता ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट, में कर सकते हो इसको आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको 2 स्टार बना लो, मीन्स की यहाँ बना देती हूँ, वहां पे नहीं बन रहा है, कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। बुनियादी पुख्ता ना हो, पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके फर्स्ट पेज के अंदर आया था, ये सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ सबसे लास्ट वाली लाइन। इस पंक्ति का मतलब है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा किया जाता है, मकान बनाएंगे तो नींव मजबूत होगी, तभी तो इतना बड़ा जो बिल्डिंग है या जो भवन है वो टिका हुआ रहेगा। तो नींव को मजबूत बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लेखक जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, कि जीवन को मजबूत बनाना है, शिक्षा रूपी भवन जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी पढ़ाई है, उस नींव को मजबूत बनाने की वो सलाह देते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान, जो मकान है, जो हमारा जीवन है, वो पायेदार टिकाऊ मजबूत नहीं बनेगा। अर्थात पढ़ाई की मजबूती के लिए उसे प्रारंभ से ही पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से ही, जब छोटी छोटी क्लासेस में होता है ना, तब से ही हमें अच्छे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बड़ी क्लासेस में आने के बाद वो सारी चीजें एकदम से समझ में नहीं आएगी। तो आपकी जो नींव है मकान की तरह, नींव मजबूत बनेगी तो मकान रहेगा, वैसे ही शुरुआती पढ़ाई अच्छी होगी और लगातार अच्छे से पढ़ते जाओगे तो अपने आप ही सब मजबूत होगा। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। आंखें आसमान की ओर, मन आकाशगामी पथिक राह की ओर, और मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए नए जीवन में जाने के लिए वो जा रही है। अब देखो ये कब होता है, जब वो पतंग लूटने के लिए छोटा भाई दौड़े जा रहा होता है रोड पे, तब की बात है। तो इसका मतलब है, इस पंक्ति में लेखक कह रहा है कि उसकी आंखें आसमान की तरफ थी, वो आसमान की तरफ देख रहा था और मन उस आकाश में उड़ने वाले पतंग में लीन था, जो कटकर धीमी चाल से झूमती हुई पतन की ओर आ रही थी, अर्थात नीचे गिर रही थी। उस समय आकाशगामी पतंग, जो आकाश में उड़ने वाली पतंग है, वो ऐसी लग रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से अलग होकर अनमनी होकर धरती पर नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, अर्थात जन्म लेने जा रही हो। ठीक वैसा ही हाल लेखक का था। अब देखो लेखक का हाल इसमें क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड नहीं किया, आप लोगों को क्या ऐड करना है, वैसे ही लेखक की हालत ऐसी थी, वो सड़क पे चले जा रहा था, लेकिन उसका कोई, उसको ये पता ही नहीं था कि सड़क पे इतनी सारी गाड़ी है, सब कुछ ट्रक वगैरह सब जा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान उस पतंग की तरफ था, उसको कोई होश नहीं था वो कहाँ चल रहा क्या है ये सब। तो इसको पूरा सही अच्छे से एक बार थोड़ा और बता देती हूँ, कि आसमान की तरफ जो देखे जा रहा था, मन आकाश में उड़ने वाली पतंग में उसका था लेखक का, जो पतंग धीरे धीरे कटकर मतलब कहीं और जा रही थी, वैसे लेखक नीचे की तरफ सारे मोटर वगैरह सब आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पतंग की तरफ था, वो सिर्फ और सिर्फ उस पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहा था। तो लेखक यही समझाना चाह रहा है, जो आज से स्पष्ट कीजिए वाले प्रश्न उत्तर है उसमें
आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है इसको। क्यों ज्यादा इसलिए पढ़ना है, क्योंकि आज से स्पष्ट चीजें भी आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न बच्चों कभी नहीं आएंगे जिनका सीधा उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो आप जब भी चैप्टर पढ़ो, सिंपल वाले प्रश्न जो आपके जो पठित गद्यांश आएंगे या जो सीन पैसेज आएंगे आपके 5-5 नंबर के, एक आपके लिटरेचर का चैप्टर है उसमें से आएगा, और एक आपके जो कविताएं हैं उनमें से आएगा। तो उनके लिए वर्ड टू वर्ड याद करना, पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करना जरूरी है। लेकिन जब आप प्रश्न उत्तर करो तो हमेशा ध्यान रखो कि थिंकिंग बेस वाले प्रश्न उत्तर ज्यादा पूछे जाते हैं। सोच विचार के बच्चा आंसर देगा, वो वाले आंसर आपको ज्यादा याद करने हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर मैंने करवा दी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। तो एक बार जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाऊंगी। और बीच में थोड़ा सा चैप्टर के लास्ट के 2 पेजेस बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बच्चों देखिए, चैप्टर को जब भी आपको देखना है लेक्चर, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट आपने देखा, ठीक है बस आगे आगे करते जाते, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं बार बार हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि बीच में से प्रश्न बन के आएंगे, तो पहले पूरे लेक्चर को आप अच्छे से देखो। क्योंकि आधे घंटे का ज्यादा से ज्यादा, मानो कि आप 35 मिनट्स का हो जाता है, इससे ज्यादा लेंदी नहीं बनाती हूँ। और मैं छोटे छोटे 10-10 15-15 मिनट के बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितने सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। इसलिए मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि एटलीस्ट 30, मतलब हाफ एन आवर का तो बना के ही रखूं। तो आधे घंटे का लेक्चर होता है, उसको अच्छे से पढ़ो, चैप्टर को अच्छे से समझो। प्रश्नों के उत्तर जो मैंने दिए हैं उनको आप लिख सकते हो, लिखना नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। समझ के आपको याद करना है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर जो भी प्रश्न उत्तर है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बस अब आपकी ड्यूटी यही है कि आप अच्छे से चैप्टर को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स भी लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आ रहे जो बाहर के बच्चे हैं, वो बोल रहे कि मैम हमें एकदम से प्रॉपर हिंदी समझ में नहीं आती है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, या जो आप पढ़ा रहे हो तो साइड में ऐसा हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम अच्छे से समझ जाए। तो ठीक है, मैं अभी कोशिश करती हूँ, अभी क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मोस्टली मैं सब बच्चों की, जो भी बच्चे लिख रहे हैं कमेंट्स मेरे को, जो कुछ देख रहे हैं, तो मैं कोशिश 100% मेरी कोशिश रहेगी कि आपके अकॉर्डिंग में जो भी लेक्चर है उनमें थोड़ा थोड़ा मैं आगे आगे कुछ ना कुछ उसमें सुधार करती जाऊँ। ओके बच्चों, बाय।